वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 19 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 1 बैच के बारे में जो टारगेट करता है 2023 के एग्जाम को। अगर आप इसे 28 फरवरी के पहले अवेल करते हैं तो आपको मिल जाते हैं कई सारे बेनिफिट्स, जैसे कि जो अर्ली बर्ड्स हैं जो पहले एनरोल कर रहे हैं वो 5% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ओनली आईएएस के किसी कोर्स में है वो 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 8 दिनों का मेंटरशिप सेशन होगा जिसमें बता दिया जाएगा कि आपको क्या, कैसे और किस प्रकार से पढ़ना है, और आप लास्ट की जल्दबाजी से भी बच जाएंगे। कोर्स अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onias.in पे। जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं info@onias.com पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया पॉलिसी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी नोटिफाई कर दिया है ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह एक पुंजिन गैस है, तीखी गैस होती है, तीव्र होती है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स के तौर पे किया जाता रहा है। हम बात कर रहे हैं अमोनिया की। जब हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यह हाइड्रोजन या अमोनिया हरे रंग का होता है। इसका मतलब सिर्फ साफ है कि इस हाइड्रोजन या अमोनिया को अवेल करने के लिए जो हम सोर्स इस्तेमाल करते हैं या सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो रिन्यूएबल होता है। मतलब हम उसमें कार्बन का एमिशन नहीं करते, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज नहीं करते। तो इस प्रकार की यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से जो हम हाइड्रोजन या अमोनिया अवेल करते हैं उसे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया बोलते हैं। ग्रीन अमोनिया का जो प्रोडक्शन है उसको बनाने की प्रक्रिया में 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम पानी को इलेक्ट्रोलाइजर में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें पानी में इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है, तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस का कोई एमिशन नहीं होता, और जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें इस्तेमाल की जाती है वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज से ही बनाई जाती है, जैसे कि सोलर पावर प्लांट या फिर विंड पावर। ठीक है, जो हाइड्रोजन प्रोडक्ट है उसे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और फिर तैयार हो जाता है अमोनिया। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH3। NH4 से अमोनियम हो जाता है। तो अमोनिया जो है उसमें यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिल जाता है और हाइड्रोजन, तो इस तरीके से हम अमोनिया तैयार कर लेते हैं। ग्रीन अमोनिया को फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इंडिया का टारगेट यह है कि 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को 2030 तक तैयार किया जाए। जो पॉलिसी है इस संबंध में वो ये है कि हम जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है अमोनिया या हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में उसे खत्म करेंगे। जो पॉलिसी है वो प्राइम मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट रहा नेशनल हाइड्रोजन मिशन का, उसके साथ भी संज्ञान रखती है। फीचर्स क्या हैं इसमें? सबसे पहले तो हम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्टैब्लिश करेंगे जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया को बनाया जाएगा। फर्दर ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया अगर बनाया जा रहा है तो उसकी डिमांड का होना जरूरी है, नहीं तो मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे क्यों? इसके लिए जो रिफाइनरीज हैं, फर्टिलाइजर या स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें कहा जाएगा कि वो ऑफर्स दें ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया के लिए। मेगा टेंडर्स आयोजित करवाए जाएंगे ताकि इनकी डिमांड बनी रहे। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन 25 ईयर्स के लिए जो चार्जेस होते हैं उसमें वेव कर दिए जाएंगे, छूट दे दी जाएगी। जैसे कि हमने कहा कि इसमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली अगर आती है किसी भी दूसरे राज्य से तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओपन एक्सेस ग्रांट कर दी जाएगी सभी प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस पे भारत में कहीं भी। अगर कोई व्यक्ति ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया बनाना चाहता है तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ग्रीन अमोनिया या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के, उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे ग्रिड से कनेक्टिविटी मिलेगी ताकि उन्हें आसानी से बिजली मिल जाए। जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है उसका भी इन्हें फायदा मिलेगा। जैसे जो लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी लेते हैं उन्हें कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो चूंकि ये तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें उसके फायदे मिलेंगे। कुछ बंकर्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे पोर्ट्स के पास में जहां पर अमोनिया को स्टोर किया जा सके ताकि उसे आसानी से एक्सपोर्ट भी किया जा सके। ये सारी बातें इस आर्टिकल पे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वाटर टैक्सी सर्विसेज के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। ये मेनलैंड मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट कर देगा। जो प्रोजेक्ट है इसे सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बनाया जा रहा है, जिसमें जो इसका खर्च है उसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर वहन कर रहे हैं। 3 रूट्स हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बेलापुर से फेरी वाफ, इसके अलावा बेलापुर से एलिफेंटा केव्स और बेलापुर से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इन तीनों ही लोकेशंस को कनेक्ट किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूट्रिनो के बारे में है। न्यूट्रिनो को लेकर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है इंडिया में,
जिसे कहा जाता है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये जब से बन रही है तब से कंट्रोवर्सी है। वैसे न्यूट्रिनो जो है वो ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन एक भ्रांति फैली हुई है कि इससे रेडिएशन निकलेगा और लोकल्स को नुकसान होगा। तो काफी प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब भी जब आईएनओ को स्टैब्लिश किया जा रहा था। आईएनओ की जो ऑब्जर्वेटरी है ये तमिलनाडु और केरला दोनों में ही एक्सटेंडेड है। अभी तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके राज्य में आईएनओ की ऑब्जर्वेटरी हो, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। उनका ये कहना है कि जिस जोन में ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है ये सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है वेस्टर्न घाट का। अगर ये बनती है तो वहां की वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा। कम से कम इन्होंने ये तो नहीं कहा कि इससे रेडिएशन फैल जाएगा, बिकॉज रेडिएशन नहीं फैलता है। न्यूट्रिनो है क्या? न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स में लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि फोटॉन्स, उनके बाद अगर सबसे अधिक मात्रा में कुछ पाया जाता है तो वो न्यूट्रिनोज ही होते हैं। मतलब पूरे यूनिवर्स में ये बहुत बड़ी संख्या में है, यूनिवर्स के एक बहुत बड़े हिस्से में ये फैले हुए हैं। अब यहां पर देखिए, इन्हें 1931 में सबसे पहले प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि न्यूट्रिनो जैसा कुछ होता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 1959 में क्लाइडे कोआन और फ्रेड रेनिस ने इसके बारे में कुछ क्रक्स खोजा। फॉर द फर्स्ट टाइम खोजा गया कि हाँ न्यूट्रिनोज होते भी हैं। इनके 3 फ्लेवर्स या 3 टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े होते हैं, म्यूऑन जो म्यूऑन के साथ जुड़े होते हैं, और टाउ जो टाउ पार्टिकल्स के साथ एडेड होते हैं। इन्हें आसानी से कैच नहीं किया जा सकता। इन्हें कैच कर पाना इसलिए भी पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया इन पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। तो अगर इनके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो फिर ये किसी भी पार्टिकल से, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करते। लाइक अगर न्यूट्रिनोज गुजर रहे हैं और आप वहां पे अपना हाथ लगा दें तो आप ये हाथ को पार करके निकल जाएंगे, वो हमारे हाथ के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। एंड दैट इज द रीजन कि हमारी बॉडी को चूंकि ये टच नहीं करते तो नुकसान भी नहीं पहुंचाते। लेकिन इसीलिए ये डिटेक्ट करने में भी काफी मुश्किल हो जाती है। यहां पर ये कुछ सवाल भी हैं, या फिर ऐसा माना जाता है कि जो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रिनोज की, वो हमें ये बता सकती हैं कि यूनिवर्स बना कैसे है। जैसे ये कहा जाता है, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है मैटर और एंटी मैटर को लेकर। ऐसा माना जाता है जब यूनिवर्स बना तो यूनिवर्स में दोनों थे, मैटर और एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर जब आपस में टकराएंगे तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगा और इमेंस एनर्जी निकलेगी, बहुत बड़ी एनर्जी निकलेगी। चूंकि अभी तो कोई एक्सप्लोजन हो नहीं रहा हमारे आसपास, इससे ये साफ है कि जहां पर हम हैं वहां केवल मैटर है, एंटी मैटर नहीं है। तो आखिर जब यूनिवर्स बना तो हाइपोथेसिस ये है कि इक्वल अमाउंट में मैटर और एंटी मैटर दोनों आया। मैटर है, एंटी मैटर कहा गया। यह कहा जाता है कि जब एंटी मैटर और मैटर बना तो दोनों आपस में टकराए और एक्सप्लोजन्स हुए। कुछ मैटर जो था वो एक्स्ट्रा था, तो जो आपस में मैटर और एंटी मैटर टकराने के बाद और खत्म हो जाने के बाद मैटर जो बचा उसी से आज का यूनिवर्स बना हुआ है। मतलब एंटी मैटर अब नहीं है, जो बना था वो एक्सप्लोड होकर खत्म हो गया। दूसरी हाइपोथेसिस ये है कि हम यूनिवर्स के एक ऐसे हिस्से में हैं जहां पर सिर्फ मैटर ही है, यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में एंटी मैटर है। मतलब एक ऐसी दुनिया जो एंटी मैटर से बनी है। अगर कभी हमारा उससे सामना होता है तो शायद हमें एक्सप्लोजन्स फेस करने पड़े। अभी सब हाइपोथेसिस है, पता नहीं क्या सच है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एंटी मैटर के, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपोजिट होती है मैटर के, दैट्स व्हाई एक्सप्लोजन्स होते हैं। तो हमें उम्मीद ये है कि अगर हम न्यूट्रॉन्स को स्टडी करेंगे तो हो सकता है ये मैटर एंटी मैटर वाला मामला भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। इस ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं, आईएनओ की। ये पुणे साइंस अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है, प्रपोज्ड है, मतलब अभी बन रही है, पूरी तरीके से बनी नहीं है। प्राइमरी गोल वही है कि न्यूट्रिनोज की प्रॉपर्टीज वगैरह को स्टडी करेंगे। ये अंडरग्राउंड रहेगी, क्योंकि अंडरग्राउंड जाएंगे तो फिर डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे। न्यूट्रिनोज बहुत हल्के पार्टिकल्स होते हैं, तो कोई भी डिस्टर्बेंस इन्हें स्टडी करने में मुश्किल पैदा करेगा। कई तरीके की एंटिटीज इनमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ये नोडल एजेंसी की तरह वर्क कर रहे हैं। जो बोधी वेस्ट हिल्स है, थेनी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु और केरला का जो पूरा रीजन है, वहां पर ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माली के बारे में है। फ्रांस और उनके अलाइड कंट्रीज अब प्लान बना चुके हैं कि वो माली में से अपने फोर्सेस को बाहर निकाल लेंगे। 10 सालों से वो वहां पे अनरेस्ट को हैंडल कर रहे हैं। माली की लोकेशन देखिए, ये है वेस्ट अफ्रीका और यहां पर है माली। माली के आसपास के पड़ोसी देश देखिए, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट डिआइवर, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया, ये इसके पड़ोसी देश है। लैंडलॉक कंट्री है ये, और इसकी कैपिटल है बामाको। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल है सदर्न पार्ट में, बिकॉज जो नदर्न पार्ट है वो सहारा का रीजन है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो अपनी कैपिटल तो नहीं बनाएंगे, तो सदर्न पार्ट में बामाको है। जो कंट्री का ज़्यादातर हिस्सा है वो सदर्न सहारा में पड़ता है।
नदन हिस्सा सारा डिजर्ट की चपेट में है। सदर्न पार्ट में नाइजर और सेनेगल जैसी नदियां बहती हैं, तो वो फर्टाइल लैंड का कुछ हिस्सा मिल जाता है। जो माली है वहां पे प्रोमिनेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गोल्ड। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और इसके अलावा साल्ट का भी यहाँ अच्छा प्रोडक्शन होता है। माली में चल क्या रहा है, 1960 के बाद से ही, जब फ्रांस ने माली को आज़ाद किया, पहले ये फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, तब से वहां पर अभी तक 5 कूप्स हो चुके हैं, मतलब विद्रोह। केवल एक बार ऐसा हुआ है कि पीसफुली सरकार बदली हो। अभी हाल ही में 2021 में जो वहां के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम बौबकर केइता, उन्हें वहां की मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्होंने इसका बहाना लिया और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डिटेन कर लिया और सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। तो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन वहां पे बनी हुई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्रेडिटेशन के बारे में है। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता। जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन्हें नैक मान्यता देता है। नैक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अगर आप रेगुलर कॉलेजेस में गए हुए हैं, आपने अच्छा एकेडमिक बिताया हुआ है, तो आपने देखा होगा नैक की टीम आती है रिव्यू करने के लिए कि कॉलेज कैसे काम कर रहा है। पहले किसी भी कॉलेज को मान्यता मिलने के कुछ टफ पैरामीटर्स थे, जैसे कि उनका 6 सालों से एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है और उन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन की 2 बैचेस निकाल दी हो। मतलब 6 साल बीतेंगे तभी तो 3-3 साल के वो 2 बैचेस निकाल पाएंगे, या फिर वो 4 साल में भी 2 बैचेस निकाल सकते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद फिर दूसरा साल। तो 4 साल तो कम से कम लगेंगे 2 बैचेस निकालने के लिए। तो 6 साल से वो एग्जिस्टेंस में हो और 2 ग्रेजुएशन की बैचेस निकाली हो, तब मान्यता मिलती थी। नया मैनुअल ये बोलता है कि अगर एक एकेडमिक ईयर भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है तो भी उन्हें मान्यता मिल सकती है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि वो 6 साल से एग्जिस्टेंस में हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। नैक का रिव्यू तो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे टाइप का रिव्यू होगा जिसे कहा जाएगा पीएसी, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेज। पीएसी का रिव्यू वो करवा सकते हैं। जैसे नैक तो ग्रेड देता है, ग्रेड A++ से लेकर C तक होता है, A++, A+, फिर B++, B+B, वैसे ही C तक आते हैं। डी का मतलब होता है कोई ग्रेड नहीं मिली, नैक की बात कर रहे हैं। तो पैक जो है वो कोई ग्रेडिंग तो नहीं देगा, लेकिन एक मान्यता दे देगा कि ठीक है आप वर्क करो। 2 सालों तक इनकी ग्रेडिंग रहेगी और कि एक कॉलेज मैक्सिमम 2 बार पैक की ग्रेडिंग ले सकता है। जो मान्यता होती है नैक की, वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करता है। पैरामीटर्स वही है, करिकुलम कैसा है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और फाइनेंशियल वेलबींग कैसी है। ग्रेडिंग A++ से C तक होती है। डी का मतलब है कोई ग्रेड नहीं मिला। फायदा क्या होता है, अगर नैक की ग्रेडिंग अच्छी है तो अच्छे इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, अच्छा पैसा फंड आता है यूजीसी की तरफ से। इससे कॉलेज को अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है कि आगे क्या करना है। ये स्टूडेंट्स को भी बताता है कि एजुकेशन जो है वो किस स्थिति में है और क्या बेहतर हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में है। हाल ही में सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है 2022-23 से 25-26 के लिए। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत चलेगी। इसके माध्यम से हम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें आईटी सिस्टम को, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देंगे। इसके 5 पिलर्स हैं। पहला है पुलिस, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया जाएगा। फॉरेंसिक लैब के लिए ई फॉरेंसिक्स तैयार किया जाएगा। कोर्ट्स के लिए तैयार होगा आईटी सिस्टम ई कोर्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए ई प्रोसिक्यूशन और प्रिजन के लिए ई प्रिजन। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, जहां पे मदद मिलेगी एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। पहले फेज में इंडिविजुअल आईटी सिस्टम डेवलप करेंगे, जैसे पुलिस के लिए अलग, फॉरेंसिक्स के लिए अलग, कोर्ट, प्रोसिक्यूटर और प्रिजन के लिए अलग, और इन्हें धीमे धीमे स्टेबलाइज किया जाएगा। जब फेज 2 आएगा तो 1 डेटा 1 एंट्री सिस्टम आएगा। मतलब एक बार डेटा अगर ई फॉरेंसिक्स में फीड कर दिया गया तो ई कोर्ट में वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही डेटा को 5 जगहों पे फीड करना पड़ेगा। तो एक ऑटोमेटिक ऑपरेबिलिटी यहां पे इंश्योर कर ली जाएगी। रिवीजन करते हैं। न्यूट्रिनो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है अदर मैटर के साथ। गलत है, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता और ये इंटरैक्ट भी नहीं करते। इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस महाराष्ट्र में, दैट्स ट्रू। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी राजस्थान में है, गलत। तमिलनाडु, केरला में। ICGS नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट्स ट्रू। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।